नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं हमारी बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 31 पर। अब हमारी जो बीएनएसएस है इसका हो चुका है काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन मतलब इसके अब लास्टली 9 चैप्टर्स बचे हुए हैं। 9 चैप्टर्स में से आज हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है 31 नंबर का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सेक्शंस को कवर करता है, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 31 की, तो ये वही चैप्टर है, सेक्शन नहीं चैप्टर, वही चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 29। किसका? सीआरपीसी का। सीआरपीसी क्यों लिखी है? क्योंकि सीआरपीसी का जो परिवर्तित रूप है, जो नया रूप है, वो है हमारा बीएनएसएस। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन कवर करता है बीएनएसएस में 413 से 435। 413 435। वही जब हम सीआरपीसी में बात करते थे तो 372 से 394 जो सेक्शंस हुआ करते थे, वे बात करते थे चैप्टर नंबर 29 में। किसकी? अपीलों की। अपील वाले चैप्टर पर आ चुके हैं हम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक मेंटेन कर लेते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मेंटेन करने से हमें क्या होता है, ये पता चल जाता है कि वो चैप्टर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। इससे हमको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको दी गई है, जो कौन सी बातें हैं जो हमको सेक्शन पढ़ के ही समझ में आ रही है, और कौन सी। तो इंडेक्स से हमको मिल जाता है चैप्टर का ओवरव्यू। अब बात करेंगे सेक्शन 413 की। 413 वही सेक्शन है जो 372 होता है सीआरपीसी का। क्या बात करता है कि जब तक अन्यथा उपनिंदित ना हो किसी अपील का ना होना। इसका मतलब नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये वाली बात बोली जा रही है हमको। और फिर इसके बाद बात कर रहा है 414 जो कि है 373 सीआरपीसी का। परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। 415 दोष सिद्धि से अपील। 374 है सीआरपीसी का। 416 375 है सीआरपीसी का। ऐसे बोल रहा है कि कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील का ना होना। इसके बाद बात करें 417 क्या बोलता है, छोटे मामलों में अपील नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला। 376 जो सीआरपीसी का है ना, वही है 417 किसका? हमारे बीएनएसएस का। ठीक है, फिर सेक्शन 418 बात करता है कि वही सेक्शन है जो 377 है सीआरपीसी का। इसका मतलब हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील के बारे में। और 419 378 सीआरपीसी का है जो कि दोष मुक्ति की दशा में अपील की बात कर रहा है। 420 कहता है 379 सीआरपीसी है, कुछ मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तित न्यायालय किए जाने के विरुद्ध अपील। फिर 421 बोल रहा है 380 सीआरपीसी का है, कुछ मामलों में अपील करने का स्पेशल राइट। स्पेशल राइट की बात कौन कर रहा है? 421। सेक्शन 422 कहता है कि वही सेक्शन है जो 381 है किसका? सीआरपीसी का। सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएगी। सेक्शन 424 कहता है कि वही सेक्शन है 383 सीआरपीसी का, जब अभिलाषी जेल में है तब प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले एक सेक्शन आएगा 423, वो बोलता है कि 382 है सीआरपीसी का, ये बोलता है अपील की अर्जी कैसे की जाएगी। और सेक्शन 425 कहता है वही सेक्शन है जो 384 है सीआरपीसी का, अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना। सेक्शन 426 कहता है वही सेक्शन है जो 385 सीआरपीसी है, संक्षिप्त जो खारिज ना की गई जो अपीलें हैं उनकी सुनवाई के लिए जो प्रोसीजर होगा वो बताएगा। सेक्शन 427 बोल रहा है 386 सीआरपीसी का है, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। सेक्शन 428 वही सेक्शन है जो 387 है सीआरपीसी का, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनकी अपील न्यायालय के निर्णय। सेक्शन 429 सेक्शन 388 है सीआरपीसी का, अपील में हाईकोर्ट के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजना। इसके बाद जब हम बात करते हैं 430, तो वो बोलता है अपील लंबित रहने तक जो पनिशमेंट वगैरह होगा उसका निलंबन। 431 दोष मुक्ति से जो अपील की गई है उसमें अभियुक्त का अरेस्ट किया जाना, गिरफ्तारी के बारे में बात करता है।
432 कहता है कि वही सेक्शन है 391 सीआरपीसी का, अपील न्यायालय एक्स्ट्रा जो एविडेंस होता है, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा और उसके लिए दिए जाने का जो डायरेक्शन वगैरह होंगे वो देगा। इसके साथ साथ 433 कहता है 392 है सीआरपीसी का, जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के रूप में समान रूप से विभाजित हो, वहां क्या होगा, प्रोसीजर। 434 अपील पर आदेश और निर्णयों का अंतिम होना। सेक्शन 435 394 सीआरपीसी का है, अपीलों का उपशमन होना। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे अपील की। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इनके जो एक एक सेक्शन को है वो थोड़ा देखते हुए चलेंगे कि आखिर ये सेक्शन हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम 413 की बात करते हैं तो ये इसका मेन सेक्शन है। ये क्या बोल रहा है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो किसी भी अपील का ना होना, तो नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो ये जो है वो मेन सेक्शन है, और जो इसके बाद 373 से 380 जो आएंगे हमारे सीआरपीसी के, वो इसके अपवाद होंगे। ये हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की, तो ये उसके अलग सेक्शंस होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि 413 कि भाई नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो दंड न्यायालय के यानी जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, उनके किसी भी जजमेंट या ऑर्डर से कोई अपील जो होगी वो इस संहिता का क्या मतलब हो गया, बीएनएसएस। बीएनएसएस क्या होती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस संहिता के द्वारा या कोई अन्य विधि हो, अन्य लॉ हो, उसमें जैसा उल्लंघित हो उसके सिवाय नहीं होगी। यानी जो अपील होगी वो कैसे होगी, या तो होगी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग या फिर किसी अदर लॉ में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगी। परंतु क्या दे रखा है कि पीड़ित को अपील का अधिकार होगा ऐसे मामलों में। किन मामलों में, कि अभियुक्त को दोष मुक्त करे, कम अपराध के लिए दोषित करने वाले, अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध। ऐसी अपील कहाँ होगी, जहां दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध सामान्यतः क्या की जाती है, अपील की जाती है। ठीक है, जनरली जहां पे अपील की जाती है। इस धारा में यानी कि 413 में स्पष्ट किया गया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट होते हैं उनके विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राकृतिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अपितु यह संविधि द्वारा सृजित अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सेक्शन 414 बात करता है कि परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसे धारा, कौन सी धारा हो गई, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो 136 और जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो 117 के अधीन आदेश दिया हो कि परेशानी कायम रखे या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए, या फिर जो धारा 140 किसकी, सीआरपीसी की, और 121 हो गई हमारी बीएनएसएस के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है, परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष सेक्शन 122 हो गया बीएनएसएस और सेक्शन 141 हो गया सीआरपीसी की उपधारा 2 और 4 के उपबंधों के अनुसार की गई है। ठीक है, ये वाली बात बोली हमको किसने, 414 में। अब आप देखिए आगे सेक्शन 415 दोष सिद्धि से अपील फ्रॉम कन्विक्शंस। क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। व्यक्ति जिसे हाईकोर्ट के द्वारा, व्यक्ति यानी कोई पर्सन जिसे हाईकोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, जिसे 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश या उसके विरुद्ध उसी ट्रायल में दोषित किए गए अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है, हाई कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट से जो व्यथित होगा वो सुप्रीम कोर्ट में, और जो सेशन कोर्ट से व्यथित होगा मतलब उसकी
अपील से संतुष्ट नहीं होगा, मतलब उसके जजमेंट से संतुष्ट नहीं होगा, वो व्यक्ति जाके करेगा हाई कोर्ट में अपील। इसका मतलब हो गया कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। सेशन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में अपील करेगा। उपधारा 2 जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें जैसा दिया गया है, उसके सिवाय कोई व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि जेएम फर्स्ट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि जेएम सेकंड मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए विचार में अगर दोषित किया गया है और जो धारा 364 के अधीन दंडाधिष्ट किया गया है और जिसके बारे में किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा 401 के अधीन कोई ऑर्डर दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है, तो कहाँ अपील कर सकता है? सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में, और जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड के निर्णय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो जाएगा वो सेशन कोर्ट्स में, सेशंस कोर्ट्स में जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और जब बोल रहा है रेप से रिलेटेड मामले हैं उनके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, तब ऐसी अपील का निपटारा 6 मास के भीतर किया जाएगा। कितने महीने के अंदर किया जाएगा? 6 महीने के भीतर किया जाएगा। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, याद रखना है आपको। अब सेक्शन 416 क्या बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो 375 है सीआरपीसी का। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील का ना होना। तो सेक्शन 415 में किसी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, मतलब वो दोषी होने का स्वीकार कर रहा है और ऐसे अभिवचन पर वो दोष सिद्ध हो गया है, वहां दोष सिद्धि अगर हाई कोर्ट के द्वारा की गई है, दोष सिद्धि यदि हाई कोर्ट के द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। और यदि सेशन कोर्ट ने या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम, मतलब जो पनिशमेंट दिया गया है उसका जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग या उसकी वैधता, वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हो सकेगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेक्शन 417 कहता है छोटे मामलों में अपील का ना होना। ये हमारे लिए हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे प्री पे क्वेश्चन आ जाता है, इवन मेल्स में भी आ जाता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब छोटे मामलों में अपील नहीं होती है। सेक्शन 376 सीआरपीसी कहता है कि निम्न मामलों में दोषित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से मामले होते हैं? छोटे मामले जिन पे किसी व्यक्ति को अपील करने का राइट नहीं होता है। तो हाईकोर्ट केवल 3 मास से अधिक के कारावास या 1000 रुपए से अधिक का जुर्माने का या दोनों का दंडादेश पारित करता है, या सेशन को 3 मास से अधिक के कारावास या 200 रुपए से अधिक के जुर्माने का या दोनों का दंडादेश पारित करता है। यहाँ जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए से अधिक की जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, यहाँ जहाँ संक्षिप्त विचारित किसी मामले में सेक्शन 283 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहां पे क्या होगा? अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 418 के बारे में। किस बारे में बात कर रहा है? राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, यानी कि अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 377 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? इसमें देखा जाए ना तो टोटल कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट्स है। टोटल कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि आखिर हाँ हमको 4 सेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्शन कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकार जो होगी, हाई कोर्ट से भिन्न यानी हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर कोई दिए गए ट्रायल में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको सेंटेंस अगर पर्याप्त है यानी कि पर्याप्त नहीं है, उसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने का ऑर्डर दे सकती है। कब? सेशन कोर्ट में अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित ऑर्डर है और हाई कोर्ट में अदर कोर्ट के द्वारा पारित अगर ऑर्डर है तो अपील प्रस्तुत करने का यानी अपील दायर करने का क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है। कौन देगी? राज्य सरकार।
और यदि अपराध का जो अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा, सेंट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोक अभियोजक को आदेश दे सकती है कि जो सेंटेंस है अगर वो पर्याप्त नहीं है, उस आधार पर सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश और हाई कोर्ट में अदर कोर्ट के द्वारा जो पारित आदेश है उसमें अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। सेकंड पॉइंट पे दे रहा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, सेशन कोर्ट में जो सेंटेंस में वृद्धि तब तक नहीं करेगा, यानी सेशन कोर्ट जो होगा, सेशन न्यायालय जो होगा, वो जो पनिशमेंट है, सेंटेंस वगैरह है, उसमें वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के अगेंस्ट कारण देने का पूरा अवसर नहीं दिया गया हो, मतलब कि उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका नहीं दिया गया हो। और कारण देते समय जो अक्यूज्ड होगा, अभियुक्त होगा, अपनी दोष मुक्ति के लिए या कमी करने का भी क्या कर सकता है? प्ली कर सकता है, अभिवचन कर सकता है। जहां अपील बीएनएस 2023 सेक्शन 64 से 70 और 71 में पारित किसी के लिए की गई है, तो अपील का जो निपटारा होगा अपील फाइल करने की तारीख से 6 माह में किया जाएगा। कौन से सेक्शन है ये? जैसे कि रेप से रिलेटेड हो गए, लैंगिक अपराधों से रिलेटेड हो गए, ये वो वाले सेक्शंस है, तो इनको ध्यान में रखते हुए 6 माह में अपील को पूरा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 419 कहता है कि वही सेक्शन है जो 378 है सीआरपीसी का, दोष मुक्ति की दशा में अपील। क्या होता है इसका मतलब? अपील इन केस ऑफ एक्विटल। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, इसमें टोटल कितने पॉइंट है? इसमें टोटल पॉइंट है 6। याद रखना है कि 419 में हमको 6 सेक्शन पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी मैटर में पीपी को किसी संज्ञेय व जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा दोष मुक्त किए गए किसी आदेश से सेशन कोर्ट में अपील करने का डायरेक्शन दे सकता है। यानी कौन देगा? डीएम देगा। डीएम किसी भी मामले में पीपी को, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, संज्ञेय व जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर किसी को दोष मुक्त किया गया है, तो ऐसे ऑर्डर में सेशन मजिस्ट्रेट में अपील करने का डायरेक्शन दे सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले में पीपी को हाई कोर्ट के सामने अपील पेश करने का डायरेक्शन दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहेगी? पीपी को कहेगी कि तुम कहाँ पे दायर करो अपील? हाई कोर्ट में दायर कर दो। और हाई कोर्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट ने दोष मुक्ति का मूल या अपील आदेश पारित किया है, तो जो ए पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा नहीं होगा तो पुनरीक्षण में सेशन कोर्ट के द्वारा दोष मुक्ति का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, जनरल बात दे रखी है कि अगर पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं किया गया है तो सेशन कोर्ट क्या कर सकती है? दोष मुक्ति का आदेश दे सकती है। कब? पुनरीक्षण के अंतर्गत। ऐसे दोष मुक्ति का ऑर्डर ऐसे मामले में पारित किया जाता है जहां अपराध का इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किसी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, तो पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग रहते हुए पीपी को सेंट्रल गवर्नमेंट सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है। पॉइंट 3 क्या होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी प्राधिकरण में कोई वो किया गया है, मामला इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो क्या करेगा? सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने का डायरेक्शन देगा। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सबसे पहले किसने दिया है? पीपी को दिया गया है डीएम ने, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अधीन हाई कोर्ट में जो कोई भी अपील होगी हाई कोर्ट की इजाजत के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी। फिर दोष मुक्ति का ऑर्डर परिवाद पर संस्थित मामले में पारित हाई कोर्ट विशेष इजाजत से दे सकता है, यानी स्पेशल परमिशन देगा और हाई कोर्ट में परिवादी के द्वारा उपस्थिति की जा सकती है। परिवादी लोक सेवक है तो 6 मास में, और कोई अन्य दशा है तो 60 दिन के बाद में कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। अपील करने की विशेष इजाजत का आवेदन नामंजूर अगर हो गया है तो कोई भी अपील नहीं की जाएगी। यानी कि स्पेशल जो पिटिशन थी, इजाजत थी, उसको अगर मना कर दिया गया है तो फिर अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखिए 420 क्या कहता है? सेक्शन 379 सीआरपीसी का है, वही सेक्शन है जो कि है सेक्शन 420 ऑफ बीएनएसएस। कुछ मामलों में हाई कोर्ट के द्वारा दोषित किए जाने के विरुद्ध यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है
और उसे दोषित किया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंड दिया है, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी हाई कोर्ट ने क्या किया है, अगर कोई पनिशमेंट दिया है जो डेथ से संबंधित है, एलआई से संबंधित है, या 10 वर्ष से प्लस का कारावास दिया है, तो वो जाके अपील कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सेक्शन 421 कहता है कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। वही सेक्शन है जो 380 है हमारे सीआरपीसी का। जब किसी मामले में एक से अधिक अभियुक्त हो और सभी एक ही विचारण में दोषित किए गए हो, जिनमें से किसी के विरुद्ध अपीली आदेश पारित किया गया है, तब दोषित सभी या किन्हीं व्यक्तियों को अपील का अधिकार होगा। यानी सभी व्यक्तियों को अपील का अधिकार होगा। सेक्शन 422 कहता है सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएगी। वही सेक्शन है जो सेक्शन 381 है हमारे सीआरपीसी का। तो पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपीलें सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा सुनी जाएगी। किसके द्वारा सुनी जाएगी? या तो सेशन जज के द्वारा या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा। कौन सुनेगा इसको? एडिशनल सेशंस जज। ठीक है। परंतु जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील सीजेएम द्वारा सुनी जा सकेगी। कौन सुनेगा? सीजेएम। किसके विरुद्ध? अगर जेएम सेकंड ने कोई आदेश दिया है तो उसकी जो अपील होगी वो सीजेएम के द्वारा सुनी जाएगी। अपर सेशन न्यायाधीश यानी कि एडिशनल सेशन जज और सीजेएम केवल ऐसी अपीलें सुनेंगे जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उसे हवाले कर सकता है, जिन्हें कि हाईकोर्ट विशेष आदेश के द्वारा उनको निर्देश दे। ठीक है। 423 कहता है अपील की अर्जी। वही सेक्शन है जो 382 है हमारा सीआरपीसी का। तो प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता के द्वारा, यानी कि कौन करेगा? अपीलेंट करेगा या फिर उसका वकील जो होता है वो करेगा, उसकी उपस्थिति में लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी। प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ जब तक वे न्यायालय जिसमें वो उपस्थित किए जाए निर्देश ना दे, उस निर्णय आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। यानी कि जो पहले कोई ऑर्डर पास किया है जिसकी अपील हो रही है वो इसके साथ में इसकी कॉपी होगी अपील करने के समय। सेक्शन 424 बोलता है, वही सेक्शन है जो 383 है हमारे सीआरपीसी का। जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया, यानी जो अपीलेंट होता है अगर वो जेल में बंद है तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। तो यदि अपीलार्थी जेल में है तो वो अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ प्रतिलिपियों को जो जेल का भारसाधक अधिकारी होगा उसको दे सकेगा, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेज देगा। यानी कि जो एक व्यक्ति है प्रिजनर है यानी जेल में बंद है, तो वो क्या करेगा? वो देगा बाहर बैठे हुए, ये हमारा पुलिस अधिकारी है, इसको देगा अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है, ये सब इनको दे देगा। और जो अपनी कॉपीज वगैरह हैं, अर्जी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये सब इनको दे देगा और ये जाके क्या कर देगा? जो भी इसका अपीलेंट कोर्ट होगा उसको दे देगा। सेक्शन 425 के बारे में जो बात करता है अपील का संक्षिप्त है खारिज किया जाना। यानी कि सेक्शन 384 सीआरपीसी का जो बात करता है वही बात करता है अपील का संक्षिप्त है खारिज किया जाना। ठीक है। यानी कि समरी डिसमिसल ऑफ अपील। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? अपील की अर्जी और प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, तो वो अपील को क्या कर सकता है? संक्षिप्ततः खारिज कर सकता है। यानी कि समरीली उसको क्या कर सकता है? डिसमिसल कर सकता है। क्या होगा कि यदि सेक्शन 423 और 424 जो अभी अभी हम पढ़ के आए थे, अपील की अर्जी और जब अपीलार्थी जेल में है तब उनसे जब अपील की अर्जी मिलती है, कोई निर्णय की प्रतिलिपि मिलती है, कॉपी मिलती है और उनको परीक्षा करता है, एग्जामिन करता है कोर्ट, उसके बाद विचार करता है कि भाई इस तरीके का इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का कोई भी आधार नहीं है, तो वो अपील को क्या कर लेगा? समरीली ट्रायल कर लेगा, समरीली डिसमिसल कर लेगा। परंतु अपील को सुने जाने के अवसर के दिए बिना उसको खारिज नहीं करेगा। यानी कि अपील को सुने जाने का अवसर दिया जाएगा, उसके बिना उसको डिसमिस नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता। और अपील यदि तुच्छ है, छोटे मोटा मामला है या अभियुक्त को न्यायालय में अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी, यानी मामला तुच्छ है और असुविधा हो सकती है, ठीक है, और ऐसी अपील के अनुज्ञात अवधि का अवसान ना हो चुका हो, यानी कि बीत ना चुका हो, तो न्यायालय क्या कर सकता है? रिकॉर्ड मंगवा सकता है, अभिलेख मंगवा सकता है उनके खारिज करने से पहले। अपील न्यायालय सेशन न्यायालय या मुख्य
मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारण अभिलेखित करेगा ऐसा करते समय। यानी कि वो अगर अपील को खारिज कर रहा है तो जो भी अपीलेंट कोर्ट होगा या फिर सेशन कोर्ट होगा या फिर सीजेएम का कोर्ट होगा, ये क्या करेंगे, अपने रीजन को रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हम इसलिए इसको खारिज कर रहे हैं। और न्यायालय का यदि समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय हित में आवश्यक है, तो वह ऐसी अपील को विधि के अनुसार सुनकर उसका क्या कर सकता है, निपटारा भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है 426। 426 बोल रहा है कि जो संक्षिप्त है खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरीली। भाई जिनको संक्षिप्ततः खारिज ना किया गया है तो उनके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, वो बोल रहा है बीएनएसएस का 426 और सेक्शन सीआरपीसी का 385। वह उस समय और स्थान की जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना किसको दी जाएगी, अपीलेंट को दी जाएगी, उसके एडवोकेट को दी जाएगी, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। किस किस को, अपीलेंट को दे देंगे, एडवोकेट को दे देंगे, और कोई जो ऑफिसर है जिसको कि अपॉइंट किया गया है, ऑफिसर जिसको कि क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उसको दे देंगे। यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है तो परिवादी को दे देंगे। यानी यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, कंप्लेनेंट को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, कंप्लेनेंट को दिया जा रहा है। ठीक है। यदि अपील धारा 418 और 419 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा और अधिकार परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की क्या देगा, प्रतिलिपि भी दे देगा। ठीक है। तो इसको किसके साथ रीड करना है, 418 और 419 के साथ। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और उसको किसको सुनाएगा, पक्षकारों को सुनाएगा। यानी रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, मंगाया जाएगा, और जो भी पक्षकार होंगे, पार्टीज होगी, उनको इसको समझाया जाएगा। परंतु यह अपील केवल दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना भी उसका निपटारा कर सकता है। यदि जहां दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है, यानी जो सेंटेंस दिया गया है वो कठोर लग रहा है, वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में ना तो कहेगा ना उसके समर्थन में सुना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 427 कहता है अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। सेक्शन 386 के अकॉर्डिंग जो सीआरपीसी का है वहां पे भी अपीलीय न्यायालय की शक्तियां दे रखी है, पावर्स दे रखी है। तो अभिलेख को देखने के, यानी जो रिकॉर्ड वगैरह है उसको देखने, अपीलार्थी यानी अपीलेंट, लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अक्यूज आदि को सुनने के बाद जब न्यायालय को लगे कि भाई इंटरफियर करने का, हस्तक्षेप करने का कोई भी आधार नहीं है तो वो क्या कर सकता है, अपील को खारिज कर सकता है। अगर दोष मुक्ति की आदेश से अपील की दशा में न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश को उलट सकता है, अतिरिक्त जांच वगैरह, इंक्वायरी वगैरह के निर्देश दे सकता है, पुनः उनका ट्रायल वगैरह करा सकता है, और जो भी विधि के अनुसार उनको सही लगता है वो दंड दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। ये तो हो गया दोष मुक्ति के मामले में। फिर आता है दोष सिद्धि के आदेश में अपील की दशा में न्यायालय क्या करेगा, निष्कर्ष व दंडादेश उतार सकता है, अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है, रीट्रायल का जो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या फिर उसको विधि के अनुसार कोई भी अन्य दंड दे सकता है। निष्कर्ष में करके या न करके दंड के स्वयं परिणाम में परिवर्तन कर सकता है, परंतु दंड में वृद्धि नहीं कर सकता। फिर कहता है दंडादेश की वृद्धि के लिए अपील में निष्कर्ष और दंडादेश उतार सकता है, दोष मुक्त का उन्मोचन कर सकता है, रीट्रायल के आदेश दे सकता है, जो पनिशमेंट बनाए रखते हुए उन्हें चेंज भी कर सकता है, या अन्य आदेश दे सकता है, उनको परिवर्तित कर सकता है, उलट सकता है, कोई अमेंडमेंट वगैरह कर सकता है जो भी उनको सही लगते हो। दंड में वृद्धि का कारण बताते हुए जितना दंड अपील कोर्ट दे सकता है उतना ही वो दे सकेगा। ठीक है। जनरल बात थी, हमने एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चला है जिससे कि हमारा कोई पॉइंट छूटे नहीं, हमको लगे कि हमने ये नहीं देखा। नया एक्ट है तो हमको एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई मैटर अवेलेबल है और ये सब तक पहुंच रहा है।
सेक्शन 428 कहता है अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय सेक्शन 387 के अकॉर्डिंग है, जो कि सीआरपीसी का है। आरंभिक अधिकारिता वाले दंड न्यायालय के निर्णय के बारे में चैप्टर 29 में अंतर्निविष्ट नियम जहां तक साध्य हो सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अपील में दिए गए जो निर्णय होंगे उनको लागू होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का कि भाई जो भी अधीनस्थ कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके बारे में क्या होगा कि आरंभिक अधिकारिता वाले जो दंड न्यायालय होंगे उनके बारे में चैप्टर 29 में जो नियम है जहां तक हो सके सेशन न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट सीजेएम कोर्ट के न्यायालय में अपील में जो निर्णय दिए गए हैं उनको अप्लाई होंगे, परंतु निर्णय दिया जाना सुनने के लिए अभियुक्त ना तो लाया जाएगा ना उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जहां तक कि अपील न्यायालय निर्देश ना दे। यानी कि जब तक अपील न्यायालय निर्देश नहीं देगा अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अभियुक्त को ना तो लाया जाएगा ना ही उसको हाजिर होने के लिए उससे अपेक्षा की जाएगी। सेक्शन 429 कहता है वही सेक्शन है जो 388 है सीआरपीसी का, अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके नीचे न्यायालय को भेजना। यानी कि न्यायालय सीजेएम से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट की उच्च न्यायालय निर्णय आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्या करेगा, अगर जो भी कोर्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न है, इसने कोई मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया है तो उच्च न्यायालय निर्णय या आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। और यदि ऐसा न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है तो उच्च न्यायालय का निर्णय या आदेश जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तदनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि सीजेएम से भिन्न, सीजेएम से कौन भिन्न हो गया, या तो जेएम फर्स्ट हो गया या जेएम सेकंड हो गया। अगर इसका कोई निर्णय है तो क्या करेगा, जो हाईकोर्ट है वो जो जजमेंट है किसको भेजेगा, सीजेएम को भेजेगा। और अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट है यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो किसको भेजेगा हाईकोर्ट निर्णय के लिए, डीएम को भेजेगा। ठीक है, और अगर उसको लगेगा तो इसमें क्या कर सकता है, अमेंडमेंट वगैरह भी कर सकता है। सेक्शन 430 देखिए, अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन। सेक्शन 389 सीआरपीसी का भी सेम बात करता है। क्या बोलता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन द बेल। इसमें क्या होगा, अपील लंबित रहने तक सभी दंडादेश क्या होंगे, निलंबित रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे। अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जा सकेगा, परंतु अपील कोर्ट ऐसे दोषित व्यक्ति को जो कि डेथ, एलआई, 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए अगर दोषित किया गया है तो उसको बेल पर छोड़ने से पहले जो हमारे लोक अभियोजक होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनको सुनवाई का मौका देंगे। जहां दोषित व्यक्ति अगर बेल पर छोड़ा जाता है तो पीपी जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकेगा, पीपी कर सकेगा। और अपील कोर्ट इस सेक्शन में दी गई पावर का यूज हाईकोर्ट की किसी ऐसी अपील के मामले में भी कर सकता है जो दोषित व्यक्ति उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है। ठीक है, यानी कि अपील कोर्ट की जो पावर होगी वो अधीनस्थ न्यायालय के कोर्ट के संबंध में भी की जा सकेगी। फिर देखिए, जहां दोषित व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषित किया गया समाधान करता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है और वहां वह न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास से पनिशेबल है तो जमानती अपराध के संबंध में क्या कर सकेगा, उसको जमानत पर दे देगा और ऑर्डर देगा कि दोषित व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी अपील प्रस्तुत करने के लिए अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए अगर पर्याप्त समय मिल जाएगा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर उसको जमानत पर नहीं छोड़ेगा तो कारण रखेगा और जो जमानत पर छोड़ा जाएगा तो उसको कारावास से निलंबित रखा जाएगा। ये नहीं आपने उसको जमानत पर छोड़ दिया तो कारावास में रखेंगे, वो कारावास से भी क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। सेक्शन 431 कहता है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। जब धारा 419 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है तब उच्च न्यायालय क्या कर सकेगा, वारंट जारी कर सकता है और डायरेक्शन दे सकता है कि अभियुक्त को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाए। और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त को लाया जाएगा अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार में भेज सकता है और उसकी जमानत भी ले सकता है। सेक्शन 432 कहता है अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा और लिए जाने के निर्देश भी दे सकेगा। किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय को लगता है कि भाई अतिरिक्त साक्ष्य लेना आवश्यक है तो वो क्या कर सकेगा, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, अपने कारणों को लिखेगा या तो साक्ष्य खुद लेगा या किसी और से दिलवा सकता है। और मजिस्ट्रेट द्वारा जब अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय तो सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने के निर्देश दे सकता है। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाते हैं तब ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजा जाएगा, यानी उसको सर्टिफाइड किया जाएगा और उसके बाद उसको अपील कोर्ट को भेजा जाएगा और ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए क्या करेगा, अपना काम करेगा। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जबकि वो क्या कर रहा है, अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा रहा है। और इस धारा में साक्ष्य का लिया जाना
चैप्टर 25 के उपबंधों के अधीन होगा, मानो कि कोई जांच वगैरह की गई हो, उस तरीके से क्या किया जाएगा, अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह लिया जाएगा। सेक्शन 433 कहता है जहां अपील न्यायालय के लेके न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो वहां पे प्रक्रिया। जब अपील उच्च न्यायालय द्वारा या उसके न्यायाधीशों की न्यायपीठ के सामने सुनी जाती है और उनकी राय समान रूप से विभाजित हो, तब वहां अपील उनकी राय में उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और वो ऐसा आदेश देगा जो भी उसको सही लगता है। और न्यायाधीश अगर ऐसा करे तो अपील न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चित की जाएगी। यानी जो भी बृहत्तर जो पीठ होती है ना, बड़ी पीठ, उसके द्वारा सुना जाएगा और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, उसको निर्णय को विनिश्चित किया जाएगा। न्यायाधीशों की राय के विभाजित होने की दशा में न्यायाधीश बाध्य नहीं है कि दोष मुक्ति के मत को स्वीकार करे। मतलब वो बाउंड नहीं है कि भाई उसको दोष मुक्ति का जो निर्णय है उसको ही वो लोग स्वीकार करे। सेक्शन 434 कहता है अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। वही सेक्शन है जो 393 है हमारे सीआरपीसी का। अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश जो कि 418, 19, 25 की जो सेक्शन 4 या 32 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। मतलब ये जो सेक्शन दे रखे हैं इनके अलावा क्या होंगे, अंतिम होंगे। परंतु किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपील न्यायालय मामले को सुन सकता है और गुनागुण होने पर अपराध के आधार पर उस मामले का निपटारा कर सकता है। 419 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को या 418 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामलों से पैदा होने वाली अपील को क्या कर सकता है, निपटारा कर सकता है। सेक्शन 435 कहता है अपीलों का उपशमन। वही सेक्शन है जो 394 है सीआरपीसी का और लास्ट सेक्शन है हमारे बीएनएसएस के अपील वाले चैप्टर का। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, 31 चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है कि सेक्शन 418 और 419 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। ठीक है, प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अपील का उपशमन कब हो जाता है, तो अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उसका उपशमन हो जाएगा। और इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी के मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, जुर्माने की दंडादेश की अपील के अलावा। यदि मृतक के वैध प्रतिनिधि निकट नातेदार मृत्यु के 30 दिन की अवधि में अपील को जारी रखने का आवेदन करे तो अपील जारी रह सकती है और अपील का उपशमन नहीं होगा। इस धारा में प्रतिपादित सिद्धांत उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलों पर भी लागू हो जाएंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है उन पर भी इसको क्या किया जाएगा, इस प्रोविजन को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा अपील वाला चैप्टर नंबर 31। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बीएनएस का पूरा वीडियो, फुल वीडियो हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पे। बीएनएसएस के हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा जल्दी, सेक्शन चैप्टर 32 आएगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं थी, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। अब आपके पास रेगुलर वीडियो आएंगे, तो प्लीज आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए। साथ ही छत्तीसगढ़ के माइनर एक्ट की सीरीज भी हमारे साथ चल रही है। छत्तीसगढ़ के माइनर एक्ट की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। रेंट कंट्रोल एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं जो लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ मिलकर जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो छत्तीसगढ़ का कोर्स अवेलेबल है और साथ ही आरजेएस का कोर्स भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर। ऐप कौन सी है, डी लॉ क्लासेस की ऐप है जिसको कि आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इनकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। कई बच्चे बोलते हैं मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे ही मिलेगी। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको अपडेशन वगैरह मिलते जाए कि कौन सा लेक्चर आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको भाई आप किसी भी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, वहां पे पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो डी लॉ क्लासेस का है वहां पे एडवोकेट बरखा शर्मा करके है आईडी, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है। ठीक है, ज्वाइन कीजिए डी लॉ क्लासेस ऐप और मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।